friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about high yielding variety program H by VP. So let us begin. हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम ओरिजिनेट हुआ था 1966 में. ठीक है, तो 1966 में आया था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, है ना. तो फिर आपको क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है एच बाई वी पी की, और ये कब ओरिजिनेट हुआ था 1966 में. तो इसने क्या मदद की, इसने हेल्प दी थी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करने में, कि फूड, कि हमारे देश में कभी फूड के लिए कोई फैमिन ना आए, कोई अकाल ना पड़े, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो खाना है वो पर्याप्त मात्रा में मिले. सो help the country attaining self-sufficiency in food. The technological development did not remain confined to the introduction of high-yielding crop varieties alone. These were combined with the application of high analysis and balanced fertilizer, irrigation, plant protection, improved implements, etc., which made a green revolution possible. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था इस हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में, इसका मतलब यही नहीं था कि केवल ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को ही डेवलप करे, जैसा कि इसका नाम हमें सजेस्ट करता है, बल्कि ये और एरियाज में भी डेवलप था. जैसे कि हम फर्टिलाइजर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आई एनालिसिस और बैलेंस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करें, इरिगेशन हम प्रॉपरली दें, प्लांट प्रोटेक्शन अप्लाई करें, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट एक्सेट्रा. अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाई. ग्रीन रिवॉल्यूशन किन क्रॉप्स के लिए थी? व्हीट एंड राइस के लिए. ओके, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाई. तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो कैसे पॉसिबल हो पाई. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है जो मैंने आपको सेकंड वाला पॉइंट बताया वो. Agriculture scientists found successful in evolving new high-yielding varieties in some cereals, particularly in wheat, rice and maize. क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उनने बहुत अच्छी हाई यील्डिंग वेराइटीज को इवॉल्व किया, और ये कौन सी क्रॉप्स में पार्टिकुलरली उन्हें डेवलप किया था, वो किया था सीरियल्स क्रॉप में. और उन सीरियल्स कौन कौन सी थी? व्हीट, राइस एंड मेज. ये आपको याद रखना है कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में किन क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया, वो था सीरियल्स क्रॉप पे. और उन सीरियल क्रॉप्स में से भी अगर नाम पूछ लिया जाए पर्टिकुलरली क्रॉप्स का, तो वो आप बोलोगे व्हीट, राइस एंड मेज. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में कौन सी क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया. तो ऑप्शन दे देंगे व्हीट, राइस, मेज, ऑल ऑफ दीज. तो आपको आंसर लगाना है ऑल ऑफ दीज. और यदि मान लीजिए व्हीट दे दिया, कॉटन दे दिया और शुगर केन दे दिया और नन ऑफ दीज दिया, तो आप लगाओगे व्हीट पे. तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी वर इनिशियली सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम के लिए जो पहले कौन से राज्य सिलेक्ट किए गए थे, कौन सी स्टेट सिलेक्ट की गई थी, वो थी पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी. इनको पहले सिलेक्ट किया गया था. अब हम पढ़ेंगे एच बाई बीपी की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं उनको हम अपनी कंट्री के अदर पार्ट्स में भी उनको स्प्रेड किया जाए, ताकि और लोग भी इनका फ़ायदा उठा पाएँ. तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को स्प्रेड करना और उनकी एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल को भी एनालाइज करना. ओके, और नाउ द सेकेंड पॉइंट है टू एसर्टेन द रिएक्शंस एटीट्यूड ऑफ कल्टिवेटर्स, पार्टिकुलरली कल्टिवेटर्स. और ये भी डिटरमाइन करना कि जो कल्टीवर्स आ रहे हैं, जो नए कल्टीवेटर्स आ रहे हैं, उनका मतलब कैसा, उनका रिएक्शन कैसा है वहाँ की सॉइल पे, वहाँ के एनवायरनमेंट में, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. जो नई वेराइटीज आ रही हैं वो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनमें कैसे रिएक्ट कर रही हैं. ओके, to study the problems of implementation of the program at different level of administration such as state, district, block and village. और इसको भी पढ़ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम अपनी नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे. तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लोगों को उन्हें अपनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे विलेजर्स हैं वो रूरल एरिया में वो ज़्यादातर इलिटरेट है. हमारे जो फार्मर्स होते हैं इलिटरेट होते हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उनको टाइम लगता है.
तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बजाय उन्हें अपनाने से, लाइक किसी क्रॉप में कुछ रिएक्शन हो गई, ऐसी इन सबको पढ़ना पड़ता है, तो वही हम करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में। Okay, so now the next point is, besides above, the study also covered certain other important and relevant aspects such as research effort in evolving of new varieties। और इसके बजाय जो मतलब ये कि कैसे उस वेराइटीज़ को इवॉल्व किया गया है, हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स लिए जिसके द्वारा वो न्यू वेराइटीज डेवलप की गई हैं, तो इनको भी हमें हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में पढ़ना है। ओके, सो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव, और आपसे इतना ही पूछा जाएगा। बस एक मैंने आपको बताया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। HYBP की हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब आया था, 1966 में आया था। और इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो कंट्री है वो सफिशियंट हो जाए फूड प्रोडक्शन में, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सबके पास पर्याप्त भोजन हो। तो यही था, और ये किसके थ्रू था, हाई यील्डिंग वेराइटीज के द्वारा। और उसके अलावा भी बैलेंस फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, इनको भी यूज करना था। और इन्हीं सब चीज़ों के ही एग्रीगेशन से ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाई। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे। और आगे आप यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, तब तो आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे।